स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल लेयर्स, जिसमें से अगर हम बात करें, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, then ionosphere, and last is exosphere. ये हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। और ऑल्सो अगर हम बात करें, ये जो आपकी स्टार्टिंग की 3 लेयर हैं, दीज आर दी होमोस्फीयर या फिर होमो लेयर्स। यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज सेम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो दीज आर हेटेरोस्फीयर, मींस देयर इज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज, जहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाती है, जाके चेंज यहाँ पे आपको डायनामिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे होमोजेनस देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेटेरोजेनस देखने को मिलेगा, एक जगह पे एक बराबर, एक जगह पे डिफरेंस रहता है इसका, राइट। सो अभी आपके पास फर्स्ट लेयर है, जब तक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ तब तक इसके बारे में लिखना शुरू करिए। सो फर्स्ट आपने पहले लिखना है अबाउट ट्रोपोस्फेयर, हेडिंग डालिए ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर है, और यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम आपकी एयर करंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो ज्यादातर इसी एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर वर्टिकली राइज करती है और साथ साथ में हॉरिजॉन्टली भी राइज करती है। तो आपने अभी पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ट्रोपोस्फेयर से रिगार्डिंग, राइट। तो ट्रोपोस्फेयर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज द जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर करंट्स। ट्रोपोस्फेयर, it is the zone of mixing of air currents. It is a zone of mixing of air currents. In this region, there is both vertical as well as in this region there is both vertical as well as horizontal mixing of air. In this region there is both vertical as well as horizontal mixing of air. Full stop. Horizontal mixing of air. Full stop. It is the lowermost layer. It is the lowermost layer, and important because all weather and climatic phenomena occurs in this layer, occurs in this layer. तो ये सबसे छोटे, ये सबसे डाउन में पाई जाने वाली लेयर है, जहाँ पे सारे के सारे वेदर फिनोमिना, चाहे मिक्सिंग ऑफ एयर करंट है, चाहे इवेपोरेशन है या फिर कंडेंसेशन है, उसके लिए यहाँ से पूरा का पूरा जो फिनोमिना है स्टार्ट होता है। सारा का सारा मैकेनिज्म ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, राइट। इसमें नेक्स्ट आप लिखिए, इसी में कंटिन्यू करेंगे पॉइंट में। सो क्लाउड रेन कंडेंसेशन, all such cloud rain condensation, precipitation लिख लो, precipitation, all such activities occurs in this layer. All such activities occurs in this layer. Point number 3. In the troposphere,
temperature decreases with temperature decreases with temperature decreases with increasing height in troposphere. Temperature increases with temperature decreases with increasing height at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. At the rate of 6.5 degrees Celsius, 6.5 degrees Celsius per kilometer, which is also known as normal lapse rate, which is also known as normal lapse rate, environmental lapse rate, normal lapse rate, or environmental lapse rate, or simple lapse rate, तीनों एक ही नाम है, एक ही सिमिलर चीजें। तो बोल रहे हैं कि इन द ट्रोपोस्फीयर देयर इज सडन डिक्रीज इन द टेम्परेचर व्हेन यू आर मूविंग अहेड और यू आर मूविंग अप। सो जब भी आप ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो हर 1 किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरावट कर रहा है, जैसे जैसे आप वर्टिकली राइज कर रहे हैं या आप सरफेस से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं लैप्स रेट या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट भी इसको कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, the reason where mixing of air currents stops, the reason where the mixing of air current stops is known as tropopause. So जहां पे एयर करंट्स की मिक्सिंग या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एयर जहां पे मिक्स होना बंद हो जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं दैट इज अ ट्रोपोपोज। कॉमन लगा के लिखिए, जनरली ट्रोपोपोज इज 16 to 18 kilometers over equator. Generally tropopause is 16 to 18 kilometers over the equator, whereas 16 to 18 kilometers over the equator, whereas it is 6 to 8 kilometers over the poles. 6 to 8 kilometers over the poles. Therefore, POLES, poles या फिर polar region, anything. Full stop. Therefore, temperature at tropopause. Temperature at tropopause over the equator is lesser. That is minus 65 degrees Celsius. As comparison to at the poles, which is minus 45 degree Celsius. ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप हाइट के हिसाब से जाते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, यहाँ पे इक्वेटर है, दिस इज द पोलर रीजन। अगर आप इक्वेटर से 16 से 18 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, 16 to 18 किलोमीटर, तो टेम्परेचर जो है वो -65 डिग्री सेल्सियस डाउन चला जा रहा है। बट अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लगभग 6 to 8 किलोमीटर तक ही है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, इससे ऊपर या इससे डाउन और नहीं जा सकता। क्वेश्चन लिखिए। Explain the phenomena of normal lapse rate. Explain the phenomena of normal lapse rate. हाँ जी, हाँ जी। Explain the phenomena of normal lapse rate. Explain the phenomena of normal lapse rate. Second, why hill stations are cooler than surrounding regions? साथ ही why hill stations are cooler than surrounding regions? Why hill stations are cooler than surrounding regions during summer? ऐसे during summer, ऐसे तो ठंडे रहते हैं पर summers में भी, during summers. Next, एक और क्वेश्चन। Why Himalayas has largest number of ice caps and glaciers? Why Himalayas have largest number of ice caps and glaciers? So why Himalayas have largest number of ice caps and glaciers? एक और लिखिए क्वेश्चन। Examine the reason for presence of ice caps. Examine the reasons for having ice caps. Examine the reasons for having ice caps. The presence of ice caps on Mount Kilimanjaro. Ice caps on Mount Kilimanjaro. Examine the reasons for having, या फिर there is a presence of ice caps on the Mount Kilimanjaro, though it is located in equatorial region.
though it is located in equatorial region. इक्वेटोरियल रीजन पे सिचुएटेड होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो माउंट किलिमंजारो पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आइस कैप्स एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो आपको फाइंड आउट करना है ना. सो ये आपके 4 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के. नेक्स्ट, बैक टू बेसिक. 4th पॉइंट लिखा था आपने, 5th पॉइंट पे आइए. हाँ जी, 4 क्वेश्चन है, 4. 5th पॉइंट लिखिए. इन द ट्रोपोस्फेयर, in the troposphere at the height of 6 to 12 kilometers, in the troposphere at the height of 6 to 12 kilometers, at the height of 6 to 12 kilometers, 6 to 12 kilometers above the ground, 6 to 12 kilometers above the ground, there are high velocity, 6 to 12 kilometers above the ground, there are high velocity winds, winds, winds that are known as geostrophic, simple इकट्ठा लिख लो इसको, that are known as geostrophic winds or jet streams, that are known as geostrophic winds or jet streams. ब्रैकेट में लिखिए स्पीड 350 to 600 किलोमीटर पर आवर, 350 से 600 किलोमीटर की स्पीड से ये हवाएं चलती हैं और भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ लेके आती हैं, जिसकी वजह से मानसून जाने के बाद भी भारत में बारिश होती रहती है और आपकी जो खेती है उसको पानी मिलता रहता है. 6th पॉइंट लिखिए. Therefore, to avoid variation in the weather condition, therefore to avoid variation in the weather conditions, therefore to avoid variation in the weather conditions, commercial aircrafts generally flow through tropopause. Commercial aircraft generally flow through tropopause. क्योंकि अगर जेट स्ट्रीम के रास्ते में जाएंगे तो क्रैश हो सकते हैं ना, और अगर ट्रोपोपोज में जाएंगे तो वहाँ पे एयर करंट का मिक्सिंग है नहीं, तो वो एक स्टेबल पोजीशन है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है इजीली. Second layer, that is stratosphere. Next is stratosphere. Stratosphere एक ही चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओजोन, है ना. तो उसके बारे में लिखिए. इट इज द सेकेंड लेयर एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it is second layer and it is important because in the lower atmosphere, because in the lower atmosphere there is a presence of
there is the presence of stratospheric ozone. There is a presence of stratospheric ozone in the lower atmosphere. There is a presence of stratospheric ozone up to the height of 35 to 40 kilometers, up to the height of 35 to 40 kilometers. So इसको कैसे लिखें, अब स्पेस भी नहीं उतना, 35 to 40 किलोमीटर्स, ये रीजन जो है यहाँ से लेके इस पार्ट तक, दिस इज ओजोन लेयर, 35 to 40 kilometers, full stop. This stratospheric ozone is good ozone. This stratospheric ozone is good ozone. Stratospheric ozone is good ozone because it prevents the lower earth, because it prevents the lower earth from harmful UV radiations, which can cause many skin ailments, which can cause many ailments, AILMENTS ailments, and also skin cancer, The surface of the earth can get immensely heated. The surface of the earth can get immensely heated. Surface of the earth can get immensely heated. मतलब बहुत ज़्यादा heated हो सकता है. Full stop. Paragraph change. आगे लिखिए. But due to increased emissions of ozone depleting substances, but due to increased emissions of ozone depleting substances such as chlorofluorocarbons, CFC, hydrochlorofluorocarbons, and bromofluorocarbons have reduced the thickness of ozone layer. Reduce the thickness of ozone layer. तो जितने भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, या फिर ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स है, CFC, HCFC एंड BFCs, इनकी वजह से जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है, उसका जो थिकनेस है, जो उसका लेयर का थिकनेस है, वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आ रही है. और अल्टीमेटली ज़्यादातर अगर हम देखें तो ओजोन लेयर जो डिप्लेशन है मैक्सिमम वो आपका पोलर रीजन पे. तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी, जितना भी वहाँ पे आइस है, जितने भी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स है, वो पिघलेंगे एंड अल्टीमेटली फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा. साथ साथ में नियर बाय जितने भी आपके
ओशियंस हैं, उन सभी डिप्रेशंस में उन्हीं सभी के सारे सागर महासागरों में पानी जाएगा एंड अल्टीमेटली सी का जो लेवल है वो राइज करेगा, साइक्लोन्स आएंगे एंड मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी, वो आप स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली ओजोन जो है वो एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट का भी कारण बन सकता है। आगे लिखिए, दीज गैसेज आर कॉमनली यूज इन, दीज गैसेज, जो भी आपने गैसेज के नाम लिखे, दीज गैसेज आर मोस्टली यूज इन या कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, refrigeration industry as a coolant, as a coolant, as a coolant, as a coolant or aerosol, or aerosol और एरोसोल। सो ज्यादातर जितने भी आपके ये CFCs हैं, HCFCs हैं, BFCs हैं, दीज आर यूज फॉर रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके पास जितने भी ये कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, राइट। आपका जो ये AC है, AC से भी बहुत सारे फ्रीऑन्स बाहर निकलते हैं, वो भी अल्टीमेटली हीट जनरेट करते हैं। सो आगे इसमें लिखिए, एरोसोल इंडस्ट्री, ऑल्सो क्लीनिंग इंडस्ट्री एज ड्राई cleaning agents, also cleaning industry as dry cleaning agents, full stop। लास्ट लाइन में लिखकर कंक्लूड करिए, maximum ozone hole depletion, maximum ozone hole depletion has occurred, maximum ozone hole depletion has occurred in the polar regions, has occurred in the polar regions, especially in Antarctica, especially in Antarctica। सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मेन है, दैट इज आपका स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में हम बहुत सारी चीजें बना भी सकते हैं कि यहाँ से विंड जाती है, क्लाउड बनते हैं, रेनफॉल होता है, नोट नीडेड। अगर आपने पढ़ लिया है इनफ है आपके लिए। सो अभी आपके होमोस्फीयर की दो लेयर्स के बारे में हमने बात की है। तो ट्रोपोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज सबसे लोअर मोस्ट एंड देन सेकंड लोअर मोस्ट एंड द थर्ड लोअर मोस्ट। बाकी आपने ये किया ही है कि वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर को बचाने के लिए है। उसके बाद फिर एक और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1989 में आया था, जहां पे इन्होंने जितने भी आपके क्लोरीनेटेड ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन उनको कहा कि इनको बैन कर दो, और उन्होंने इसको फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिप्लेस किया ताकि जो आपकी सुपर ग्रीन हाउस गैसेज हैं HFCs उनको कम किया जा सके। अगेन 2016 में किगाली एग्रीमेंट करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने अपना टारगेट कर दिया कि 2048 तक हम इसे खत्म करेंगे। तो टारगेट बहुत लंबा है, राइट, बट तब तक ओजोन टोटली डिप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लिखिए, दैट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इसमें लिखिए, इन दिस लेयर the temperature again decreases with increasing height. The temperature again decreases with increasing height. Temperature again decreases with increasing height. This is the coldest layer of the atmosphere,
this is the coldest layer of the atmosphere, having this is the coldest layer of the atmosphere, having temperature minus 80 degree to 100 degrees Celsius. Minus 80 degree to 100 degrees Celsius. Full stop. This is also a dividing line between lower atmosphere या फिर lower atmosphere and upper atmosphere. This is also a dividing line between lower atmosphere and upper atmosphere. Also known as Kármán layer. Also known as Kármán layer. Also known as Kármán layer. Kármán layer. Full stop. Last way, meteors or meteorites. Meteors or meteorites. Meteors or meteorites burn in this mesosphere. Burnt in this mesosphere because there is increase in density. There is increase in density of gases. Which causes friction and ultimately meteorites are burnt. Meteorites are burnt. ठीक है. अरे 80 इधर यहाँ पे आपकी 3 लेयर्स होगी. सो अक्सर अगर पूछा जाए कभी कि which are the gases which are what are the gases which are harmful for the ozone layer, तो आपने नाम लिखे ही हैं CFC, HCFC and BFC, right? Which of the gases that caused मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. कौन सी गैसेज जिसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया? तो इसमें क्लोरोफॉर्म भी है, आपका ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं एंड मिथाइल ब्रोमाइड इसमें नहीं है कि है. मिथाइल ब्रोमाइड भी है. ये मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है. नेक्स्ट आप आइए थर्मोस्फेयर. It is the outermost layer. Where temperature goes on increasing with increasing height. It is the outermost layer where temperature goes on increasing with increasing height. It is the outermost layer where temperature goes on increasing with increasing height.
Hence, it is named thermosphere. Hence, it is known as thermosphere. It is further subdivided into ionosphere and exosphere. In this layer, temperature goes on increasing with increasing height, and hence it is named as thermosphere. It is further subdivided into ionosphere and exosphere. Ionosphere and exosphere. ठीक है जी, इसमें अभी 2 और लेयर आती है थर्मोस्फीयर में। अल्टीमेटली कौन सा अल्टीमेटली आइनोस्फीयर। टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट। 2 इसके पार्ट्स हैं, एक है आइनोस्फीयर, यहाँ पे आइनोजेशन हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल आइंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट। एक्सोस्फीयर मींस बिल्कुल आपका एग्जिट पार्ट, जो कि इसके बाहर का पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट, एक्सोस्फीयर। तो इसके आगे सब पार्ट्स हैं। तो आपने सबसे पहले आइनोस्फीयर के बारे में लिखिए। इन दिस लेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ In this layer, there is presence of electrical charged particles. In this layer, there is presence of electrical charged particles. Electrical charged particles, also known as ions. In this layer, there is a presence of electrical charged particles, also known as ions. Ions. Full stop. They reflect the radio wave back to the earth. So communication के लिए आप इसे यूज करेंगे। यहाँ पे there is a presence of electrical charge particles that reflect the radio waves to the earth. Full stop. In this layer, there is presence of northern and southern lights. In this layer, there is a presence of northern and southern lights. Which are known as aurora borealis and aurora australis respectively. In this layer, there is a presence of northern lights, that is aurora borealis and aurora australis respectively. नॉर्दर्न जो है वो रिस्पेक्टिव किसके लिए है? फॉर ऑरोरा बोरियलिस। साउदर्न है फॉर दी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये हमने करंट अफेयर में भी किया था, राइट, रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। दिस अकर्स ड्यू टू मतलब ये जो लाइट्स बन रही है क्यों बन रही है? दिस अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ Earth's magnetic field with solar winds. This occurs due to interaction of Earth's magnetic field with solar winds. So इसलिए
डिफरेंट कलर्स की पैटर्न की लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर्स हैं इसके। सो ये इंटरेक्शन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का विद सोलर विंड्स एंड उसकी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो, विदाउट डायग्राम आप समझा नहीं पाएंगे उनको। सिंपल, पहले एक ट्रोपोस्फेयर बनाइए, लाइन लगाइए 20 किलोमीटर तक, फिर अगेन थोड़ा सा एरिया में आप देखिए कि 35 से 40 किलोमीटर तक देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो उसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। आपके पास जैसे ऑप्शन होता है, अगर आप पेंसिल लेके जाते हैं तो पेंसिल से इसको पूरे को शेड कर सकते हैं, बीच में ओजोन लेयर लिख दीजिए, इनफ। उसके बाद अगेन आपने 2 लाइन्स और लगानी है जहाँ पे आपके पास 50 किलोमीटर, देन 100 के बाद 400 किलोमीटर तक का एरिया जहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एटमॉस्फेयर कैन गो अप टू 16,000 किलोमीटर्स, बट इफेक्टिव कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक ही आपका इफेक्टिव है। इसके बाद फिर आपका एक्सटर्नल पार्ट या फिर आउटर लेयर आ जाता है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर आ जाता है। सो इफेक्टिव 3 ही है। लास्ट लिखिए एक्सोस्फेयर एंड देन कंक्लूड करते हैं इसको। लास्ट लिखिए एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर EXO, that is this exosphere, EXOSPHERE, exosphere. So exo means external, simple. It is the outermost layer of atmosphere. It is the outermost layer of atmosphere where temperature is extremely high. आउटरमोस्ट लेयर है, साथ साथ में द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, बट ड्यू टू less denser atmosphere, due to less denser atmosphere, this temperature cannot be less denser atmosphere, this temperature cannot be measured by normal thermometer. This temperature cannot be measured by normal thermometer. क्योंकि there is a increase in temperature and also decrease in pressure. So आपका जो ये मरकरी पारा होता है या मरकरी थर्मामीटर होता है वो ब्लास्ट कर जाएगा, बस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर दोनों में चेंज आ रहा है, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि मेल्ट ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका मरकरी पारा जो है आपको टेम्परेचर दिखाता है, बट जब आप हाई हीट वाले एरिया में तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। सो दीज आर दी मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और आपको ये याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है कि कमर्शियल पायलट कहाँ पे जहाज उड़ाता है, तो ट्रोपोपॉज में। ओजोन लेयर कहाँ पे है, कौन से लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में, थाइनोस्फेयर में। तो सिंपल पता होना चाहिए। सारे के सारे वेदर फिनोमिना कहाँ पे अक्कर होते हैं? सो ट्रोपोस्फेयर में, राइट। जेट स्ट्रीम कहाँ से जाती है? अगेन ट्रोपोस्फेयर में। सो ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है। ऑरोरा लाइट्स कहाँ पे हैं? दैट इज इन दी, कहाँ पे? थाइनोस्फेयर में। तो ऐसे याद रखना है आपने। और सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? अच्छा, डायग्राम नहीं बनाई। सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? लिखा है आपने? हाँ, थर्ड लेयर जो है दैट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेसोस्फेयर। -80 से 100 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये पोर्शन खत्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सारा का सारा आपका क्लाइमेटोलॉजी का एक पर्चा है, एक अभी हम बनाएंगे। इसके बाद फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के हिसाब से आपके कुछ एक चैप्टर ही हैं। मैं सवेरे डिवाइड कर रहा था, आपके बचते हैं 5 ही चैप्टर, अब प्रॉपर जिनको चैप्टर कहा जा सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी देख लेता हूँ उसमें क्या है। इंसोलेशन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये आपका एक चैप्टर है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रेशर वेल्स एंड विंड सिस्टम। राइट, उसके बाद ये विंड सिस्टम के बाद आएगा ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इसमें बादल बनना, बारिश होना, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और यही रेनफॉल आपको लेकर जाएगा आगे
ट्रॉपिकल साइक्लोन या ट्रॉपिकल रेनफॉल की तरफ। तो ये दूसरा चैप्टर है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद सीधा ही आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या कहते हैं उसको, डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड लास्ट है ओशनोग्राफी, दैट इज एक ही चैप्टर। ओशनोग्राफी के 2 चैप्टर 3 नहीं होते, तो आपके टोटल 3 पोर्शंस बचे हैं, 3 पोर्शन, उसके बाद खत्म। फिर इंडियन ज्योग्राफी बहुत इजी है ना, सिंपल ऑटो में पीडीएफ से करा दूंगा आपको, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट है, समझने वाली कोई चीज़ है नहीं, वो आपको याद करना है। करिए अभी एक और चैप्टर है जो मैंने कराना है आपको, इंसुलेशन। इंसुलेशन में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनसून, डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स, है ना। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, (1049) है ना। Ultimately, meteorites are burnt in the mesosphere. पेन 2 ही यूज करने हैं, नेहा, पेन 2 ही यूज करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू, रेड नहीं। आदत पड़ जाती है हमें, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसी पेन के साथ लिखने में, फिर अल्टीमेटली जल्दी में पेन भी वही उठा लेते हैं हम एग्जाम वाले दिन में। अच्छा लगता है कलरफुल रेड पेन, है ना। वही बात है, भावनाओं में नहीं बहना है। स्पार्कल पेन वाले भी होते हैं, कोई चमकीला पेन होता है। कौन यूज करता है? कोई करता है यूज स्पार्कल पेन? एक मेरी फ्रेंड थी, वो जो स्कूल का टाइम में नहीं पकड़ते, वो नीला स्केच, वो भी अलाउड है, उसमें कोई इशू नहीं है। नीला स्केच यूज कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, स्केच में कोई इशू नहीं है उनको। बस कलर क्या पंगा है उनको। स्केच पेन यूज करके आइरस है वो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो स्केच पेन यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्केच पेन वैसा नहीं कि घिसा हुआ हो और पूरा ही पेपर में छड़ जाए, है ना, वैसा नहीं है। स्प्रेड नहीं होनी चाहिए इंक, न्यू लेना है, न्यू यूज करना है। जब तक उसका निब बिल्कुल पतला है और प्रॉपर्ली चल रहा है, जब वो स्प्रेड हो रहा है ना, फिर नहीं, फिर उसको चेंज कर दो, दूसरा यूज कर लो। तो स्केच पेन ब्लैक एंड ब्लू भी यूज कर सकते हैं, मतलब कलर आपके पास ब्लैक एंड ब्लू ही है, इसके अलावा और कोई नहीं यूज कर। पेंसिल यूज कर लो अगर आपको ज्यादा शेड करना है, जैसे कि ये ओजोन लेयर, तो उससे नहीं खुद लेके जाना है, वो कुछ नहीं देंगे, वो तो ऑनलाइन में होता है ना। ऑनलाइन में तो वैसे कुछ नहीं ले जाने देते, तो उसमें दे देते हैं। ऑफलाइन पेपर में तो आप ले जा सकते हैं, फोन भी ले जाओ, चलेगा ही नहीं फोन। पहली बात तो फोन चेकिंग में पकड़ लेंगे, फिर भी आप अगर ज्यादा उसमें ये है तेज है, तो जैमर लगा होता है वहां पे, सारा का सारा नेटवर्क इंटरनेट सब बंद हो जाएगा और आवाज करने लग जाएगा जैमर। जैमर देखे ऐसा कुछ बॉक्स से उठा के चले होते हैं, वो सबसे पहले लगा देते हैं उसको जाते ही, तो ले जा सब कुछ चलते सकते हैं, बट चलेगा क्या वहां पे, बात वही है। जंगे मैदान में कोई भी हथियार ले जाओ, और जिसने चला लिया है ना, वही चला सकता है, और पाए गए तो हमेशा के लिए पाए गए। अनफेयर मीन्स केस, है ना, यूएमसी। अब ये यूनिवर्सिटी वाला तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी के सर सॉरी पढ़ नहीं पाए थे, इसमें फिर वो 5 साल के लिए बैन कर देते, कोई भी सरकारी एग्जाम हो नहीं दे सकते, है ना। तो यूएमसी नहीं बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे बन जाए तो हो जाती है बातचीत। सप्लीमेंट्री 6 महीने बाद दे सकते हो ना, और 5 साल बाद समझ रहे हो आप सारे एग्जाम से बरी हो जाओगे, तो इसलिए वहां पे यूएमसी नहीं बनाना है, बाकी जगह पे बना लो। और यूपीएससी जहां से आपको ब्लैकआउट कर देगी ना, फिर तो आप दोबारा अगर देने भी जाओगे तब भी बड़ी जांच पड़ताल करेंगे, है ना। स्पेशली आधार कार्ड ही लिंक हो जाएगा आपका यूएमसी के साथ, बाकी केवाईसी कराते हैं, आपका यूएमसी का हो जाएगा। हमेशा ऐसे टॉप पे आओगे जब स्क्रूटनी करते हैं ना एग्जाम से पहले कि किस किस का फॉर्म भरना है, किसका नहीं, किसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्शन टॉप पे नाम आएगा आपका। यूपीएससी का जब फॉर्म भरते हैं तो रिजेक्शन लिस्ट आती है ना, कि फीस नहीं भरी है, या फिर डॉक्यूमेंट नहीं अपने सबमिट किए, फोटो नहीं अपलोड करिए अच्छे से, तो रिजेक्ट कर देते हैं कैंडिडेट को कई बार। मैक्सिमम तो फीस के चक्कर में निकालते हैं बाहर। बट अगर यूएमसी है, अगर टॉप पे आएगा नाम,
क्या बोलेंगे, मेरा नाम बोलता है ना सब जगह, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एक बनाना है यहाँ पे फ्लो चार्ट। आपकी अर्थ के ऊपर मल्टीपल फिनोमिनास होते हैं, जिसमें से कुछ एक फिनोमिनास के बारे में आपको स्टडी करना है, राइट। सो यहाँ पे बीचों बीच बनाइए अर्थ। प्लीज बातें मत करिए, बात करने को टाइम मिलेगा, छोड़ा से नहीं, चित्रकारी नए तरीके से की जाए। अर्थ, अर्थ पे देयर इज अ इंसोलेशन, सूर्य की किरणें आती हैं। अब ये सूर्य की किरणें सब जगह बराबर नहीं पड़ती, आपको पता है, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम। देयर इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कई जगह पे बहुत ज्यादा है, कई जगह पे बहुत कम है, राइट। सो फर्स्ट इज इंसुलेशन, सेकंड आपके पास है प्रेशर, लास्ट आपके पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस कई जगह पे आर्द्रता, या जैसे आप कहते हैं नमी, वो कई जगह पे बहुत ज्यादा है, कई जगह पे बिल्कुल ही लीस्ट है। सो दिस इज ह्यूमिडिटी। सो अभी इनको ऐसे ही कनेक्ट करते जाइए, कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना। तीन तो ये हो गए आपके। अब इंसुलेशन, इसमें ह्यूमिडिटी में एक टॉपिक है, दैट इज, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आप जब पढ़ें तो आपको याद रहे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहाँ पूछी जाएगी, इन द प्रीलिम्स एग्जाम। दिस इज ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स, दिस इज ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। सो ये अर्थ के फिनोमिनास। अर्थ पे टेम्परेचर कई जगह पे बहुत ज्यादा है, कई जगह पे बहुत कम है। सो नेक्स्ट फिनोमिना दैट इज टेम्परेचर या फिर तापमान। टेम्परेचर अगेन प्रीलिम्स, ठीक है, ये भी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये फिनोमिना आपको ओशन करंट्स में भी काम आएगा, है ना, सब जगह पे काम आएगा। दिस इज फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस, एंड दिस इज विंड सिस्टम इन द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप की विंड्स यहाँ पे पाई जाती है पूरे विश्व भर में, और यही जो विंड्स हैं, इसके कारण मल्टीपल टाइप के फिनोमिना होते हैं। ठीक है, और विंड्स भी दो टाइप की हैं। एक है आपकी जेट स्ट्रीम, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक दो साल को छोड़ के जहाँ पे नहीं पूछा गया हो। सो एक है जेट स्ट्रीम, दूसरा आपकी सरफेस विंड्स। अब सरफेस विंड्स भी डिफरेंट टाइप की हैं, कोई आपकी ग्लोबल विंड्स हैं, कोई जिसको परमानेंट विंड भी कहते हैं, दूसरी आपकी रीजनल है, तीसरी आपकी लोकल है, वो बाद में देखेंगे। तो सरफेस एंड जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम सरफेस से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, और ये सरफेस के ऊपर चलती है, सरफेस के नियर बाय, जो आपकी वेस्टली, ईस्टली है या फिर पोलर ईस्टली है ना। तो ये सारी की सारी आपकी जो विंड्स हैं, ये सरफेस विंड्स है। दूसरी जेट स्ट्रीम। सो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। एक और टॉपिक है, दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। मतलब सिंपल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के कितने प्रकार होते हैं, एंड देन कंडेंसेशन के बाद वी विल लुक इनटू प्रेसिपिटेशन, कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, राइट। सो कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये भी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का पार्ट पता कौन सा आएगा, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत में वर्षा कैसे होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपके मेन पिलर रहने वाले, जिसमें से पहला हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। अब इसको और ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन आता है, एंटी साइक्लोन आता है, टेम्परेट साइक्लोन आता है ना, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। सो ये सब चीजें बाद में, और इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एयर मास, एयर फ्रंट, है ना। 16 टाइप ऑफ कोपन्स, क्लाइमेट की 16 टाइप के क्लाइमेट्स हैं, वो बाद में करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मत कुछ भी मिस करना। अभी ये जो पूरा का पूरा चार्ट बनाया है, ये मिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर है, आप किसी भी
किताब से पढ़ सकते हैं। आपके लूसेंट में जनरल जीके की जो किताबें होती हैं उसमें भी है ये सब चीजें, बट अभी ये जो आ रहा है पार्ट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इंसुलेशन में हम देखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिर आपका जो डे लाइट सेविंग टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब चीजें इसमें ही हैं। सो टॉपिक का नाम लिखिए इंसुलेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने ये चार्ट बना लिया है तो इसको हटा देते हैं आगे से। Insulation, pressure, humidity, condensation, precipitation, winds and temperature. Insulation का literal meaning is incoming solar radiation. सूर्य की आती हुई विकिरणें। सब फट गए नोट से आ गए। सो टॉपिक का नाम लिखिए इसमें इंसुलेशन। ब्रैकेट में इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। डेफिनेशन और कुछ नहीं है, सूर्य की आती हुई विकिरणें, है ना, सूर्य की रोशनी। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलेशन को प्रभावित करते हैं या फिर इसके ऊपर अपना अफेक्ट सिंपल प्रभाव डालते हैं। अब आपकी क्लास 7th और 6 के एनसीईआरटी का यहाँ पे अध्ययन पूरा होगा, है ना, जो मैंने आपको कहा था कि बीच बीच में 6-7 के एनसीईआरटी पढ़ी है। सो सूर्य की किरणें पूरे संसार में एक बराबर क्यों नहीं पड़ती, आप मुझे बताइए। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, है ना, अर्थ को गोला नहीं है, अर्थ इज अ जियोइड। उनका पॉइंट सही है, अर्थ इज अ जियोइड मींस इट इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द सेंटर, है ना। ये ऊपर से फ्लैट है और नीचे के जो पार्ट्स हैं वो बल्ज हैं। पृथ्वी हमेशा, मैं भी ऐसे बनाता हूँ, बट दिस इज अ जियोइड, इट इज फ्लैट एट द पोल्स and it bulges out at the center. एक पॉइंट तो ये हो गया बिल्कुल सही। So Earth is a geoid where it is a flat at the poles, north pole, south pole, and it bulges out, मतलब बाहर की तरफ फैली हुई है। ये bulge करती है ऐसे बाहर की तरफ को, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि this is a geoid। दूसरा पॉइंट, atmospheric distractions and प्लेन से रिगार्डिंग है। प्लेन फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ के ऊपर आपने ग्लोब को रखा, ग्लोब हमेशा थोड़ा सा टिल्टेड है ना। टिल्टेड क्यों है? क्योंकि 23.5 डिग्री ये अपने प्लेन से, हाँ, थोड़ी सी उठी हुई है। तो ये प्लेन से अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री, या फिर सिंपल कहें तो 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है, तो थोड़ी सी टिल्टेड है। अब
आइडियली तो सूर्य की किरणें सब जगह एक बराबर पड़नी चाहिए, चाहे इक्वेटर है, चाहे पोल है, चाहे आपके मिडिल लैटिट्यूड्स हैं या फिर हायर लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे एक बराबर सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए। बट ये इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि पहली बात है जियोइड है, दूसरा उसके पास क्या है कि इट इज tilted at its axis, है ना, अपने अक्ष तल से पृथ्वी थोड़ी सी उठी हुई है। सो इसी के कारण जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो एक बराबर नहीं पड़ती। सो वही कहानी लिखनी है आपने। एंड फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट जो फैक्टर पहला है जो कि इसका अफेक्ट कर रहा है दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट फैक्टर के बारे में लिखिए। रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहला फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंसुलेशन। रोटेशन क्या है? अब रोटेशन क्या है अर्थ का? एक तो हाँ बोलिए सर, आप अपने सराउंडिंग के लिए हाँ रोटेशन और सराउंडिंग कुंभी और एलिवेशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब डेफिनेशन बता दो इसकी। एक्सिस पे सराउंडिंग जो चीज सर एक्सिस अराउंड रोटेट कर दिया 59 मिनट्स। ये रेवोल्यूशन का भी 365 आ जाएगा सब, जमा होते रहते हैं ना लीप ईयर के लिए। सही बोल रहा बट वही है कि डेफिनेशन नहीं आ रही है। पढ़ी थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी उनको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे भी हैं 8 कमेंट्स। जी सर, अर्थ इज टिल्टेड रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। इसमें लिखिए ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ some part due to the rotation of the earth some part of the earth experience some parts of the earth experience day some parts of the earth experience day and some parts experience night. So due to the rotation of the earth some parts of the earth experience day and some parts experience night. Full stop. आगे ideally each and every part of the earth each and every part of the earth should have each and every part of the earth should have equal length of the day ideally each and every part of the earth should have equal length of day and night full stop. But as the earth rotates on an inclined axis on an inclined axis which is inclined at 23.5 degree to its axis or 66.5 degree on its orbital plane. 66.5 degree on its orbital plane. तो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री एंड अपने जो प्लेन एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री उठी हुई है। फुल स्टॉप। एंड अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन
and earth also revolves around the sun. Earth also revolves around the sun. Therefore there is a variation in the length of a day. There is variation in the length of a day and night, as well as seasons, तो पहले पैराग्राफ में आपने ये लिखा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उसकी वजह से दिन और रात जो है एक बराबर नहीं होते सब जगह, और सूर्य की किरणें सब जगह एक बराबर नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अर्थ जब रोटेट कर रही है तो रोटेट करने के साथ साथ अगर इसमें देखें तो अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन्स में 66.5 डिग्री और अपने एक्सिस के ऊपर से, जिस अक्ष तल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है उससे 23.5 डिग्री ऊपर उठी हुई है। तो इसलिए जब ये रोटेट करती है तो कुछ पार्ट जो है इससे दूर चला जाता है जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। जो सूर्य के बिल्कुल फ्रंट में है वहां पे डे है, जो उसके ऑपोजिट में वहां पे नाइट है। ऑल्सो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशन ही नहीं करती अपने एक्सिस के ऊपर, बट ये एक चक्कर लगाती है, एक अपना रेवोल्यूशन भी लगाती है अराउंड द सन, और उसके कारण लेंथ ऑफ द डे और नाइट में भी फर्क रहता है, साथ साथ में सीजन में भी फर्क रहता है। सीजन भी अलग अलग प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, या हर प्लेस ऑफ द अर्थ में, मतलब पूरी पृथ्वी में हर एक जगह पे ये जो फिनोमिना है वर्क करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ there is formation of, due to the rotation and revolution of the earth there is formation of solstice and equinoxes. Due to the rotation and revolution of the earth there is formation of solstice and equinoxes. फुल स्टॉप। कब होता है सोल्स्टाइस? समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स। पहला सोल्स्टाइस बताइए, बहुत जल्दी आने वाला है। समर सोल्स्टाइस 21 जून। ऑनलाइन वाले भी बताइए, शाबाश। विंटर सोल्स्टाइस बताइए ऑनलाइन। भाई दिसंबर 21 जून 22 दिसंबर, ये सही। और बताइए। सितंबर में होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सितंबर में। इक्विनॉक्स बताइए, शाबाश। इक्विनॉक्स, फर्स्ट इक्विनॉक्स 21 सितंबर या 23 सितंबर? 2 इक्विनॉक्सेस हैं, एक मार्च में होता है, एक सितंबर में होता है। 21 मार्च, सितंबर वाला क्लियर करो आज शाम पर। 21 ही है, दोनों 21 ही है। 23 सितंबर। अरे ह्यूमंस ने इतना ज्यादा खिलवाड़ किया है, डेट्स भी आगे पीछे हो रही हैं, है ना। 21 वाला 22 मार्च को हो रहा है आजकल, और सिंपल लिखो 21 मार्च। 21 मार्च को क्या घटना हुई? 23 मार्च को हुई, मैंने तो भगत सिंह बोला, है ना। सो 21 सितंबर 23 मार्च, उल्टा कर दिया उन्होंने। 21 मार्च 23 सितंबर, कोई नहीं, देख लेते हैं। सो दीज आर दी सोल्स्टाइस। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टाइस, ये साउदर्न हेमिस्फीयर का विंटर सोल्स्टाइस। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात, ये सबसे बड़ा दिन दसो। सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस 21 जून मीन्स सबसे बड़ा दिन और रात। ऐसे दिन रात बराबर ही होते हैं, कभी दिन रात में प्रॉब्लम नहीं आती। लॉन्गर सोलर डे ऐसे कहिए, सूर्य की किरणें लंबे समय तक रहेंगे।
दिन तो दिन है, रात तो रात ही है ना, 12-12 घंटे ही होते हैं। बट इसमें आप देखेंगे कि सोलर लाइट ज्यादा समय तक पड़ रही है ना, सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ रही है। गाड़ी तो 24 घंटे की रहेगी वो थोड़ा लंबी हो जाएगी। सिंपल लॉन्गर सोलर लाइट है ना। इस टाइम पे आप लॉन्गर सोलर लाइट एक्सपीरियंस करते हैं कि सुबह बहुत जल्दी हो जा रही है और रात भी लेट हो रही है, 8 बजे तक अंधेरा ही नहीं हो रहा, सुबह 5:30 बजे उठना पड़ जा रहा है ना, धूप पड़ जा रही है सीधी। विंटर सोल्स्टिस क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लोग हैं उनके लिए सोलर डे लंबा होगा, बट हमारे के लिए लार्जर डार्कर नाइट। यहाँ पे डार्क ज्यादा समय तक रहेगा, 5:30 बजे के बाद ही अंधेरा शुरू है ना, 7-7:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो शुरुआत हो रही है। सो ये फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। घड़ी के 24 घंटे हैं, वो 24 ही रहेंगे। सो इसमें आप लिखिए अब पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये लिख लिया था आपने, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्स्टिस, लिख लिया था। चलो खराब कर दिया नोट्स आपका, चेंज करो इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोल्स्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोल्स्टिस बिकॉज सोल्स्टिस, ये लिखा ऊपर, समर सोल्स्टिस because sun rays are vertically falling on the, कहाँ पे, कैंसर, कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर। sun's rays are vertically falling on the tropic of कैंसर, है ना, इक्वेटर पे नहीं जाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर पे तो इक्विनॉक्स है ना, इक्विनॉक्स मींस इक्वेटर, सोल्स्टिस में यहाँ पे आपने करना है ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज, इनको पैराग्राफ के हिसाब से, ड्यू टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ड्यू टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, due to the apparent movement of the sun rays vertically fall on the equator, the sun rays vertically fall on the equator, sun rays vertically fall on the equator on 23rd September, due to apparent movement of the sun rays vertically fall on the equator, sun rays vertically fall on the equator on 23rd September. Therefore, as the light is equally distributed, from the center of earth, light is equally distributed from the center of the earth, full stop. Each and every surface, ब्रैकेट में प्लेस लिख लीजिए, ईच एंड एवरी प्लेस, ब्रैकेट में सरफेस, जो भी प्लेस सरफेस को एडजस्ट करिए, ईच एंड एवरी प्लेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, causing equinox. तो समर्स के बाद सीधा आपके पास पहला इक्विनॉक्स आएगा, इक्विनॉक्स के बाद फिर आएगा विंटर सोल्स्टिस एंड देन फिर आपका अगेन इक्विनॉक्स।
सूर्य गति कर रहा है, ये कह रहे हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सूर्य जो है वो कभी नॉर्थवर्ड जर्नी करता है, कभी साउथवर्ड जर्नी करता है। क्यों? क्योंकि देयर इज टिल्ट इन दी और देयर इज अ टिल्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है कुछ जगह पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, कई जगह पे कम पड़ रही है। तो समर के समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट इंसिडेंट हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे सूर्य की जो गति है वो इक्वेटर की तरफ आती है ना। सूर्य का काम ही है ऊपर नीचे घूमते रहना है। इसलिए देयर इज अ सीजन का पैटर्न, दिनों का पैटर्न है ना, रात का बढ़ना, दिन का बढ़ना, पैटर्न चेंज होते जाना। कभी बैसाखी मना रहे हैं, कभी लोहड़ी मना रहे हैं, है ना। उसी को आप मकर संक्रांति का नाम दे देते हैं। मतलब आपकी फसलें भी उसी के ऊपर डिपेंड है, सीजन टू सीजन। आपकी फेस्टिवल भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल कह देते हैं, अभी मना रहे हैं आप ना बैसाखी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पैराग्राफ ही चेंज करना है अपने इसमें। एज द अर्थ continues its journey, as the earth continues its journey on 22nd December, as the earth continues its journey on 22nd December, on 22nd December, sun rays fall directly over the Tropic of Capricorn. Sun rays fall directly over the Tropic of Capricorn. As this Earth continues its journey on 22nd December, the sun rays fall directly over the Tropic of Capricorn. Therefore, it is winter solstice. Therefore, it is winter solstice in the northern hemisphere. ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखना है। Therefore, it is winter solstice in the northern hemisphere. Winter solstice हमारे लिए है ये, क्योंकि सिंपल आपको मैंने स्टार्टिंग में जब मैप पॉइंटिंग की आपने देखा कि दुनिया की 80% आबादी है इक्वेटर के ऊपर। तो हम नॉर्थ में ज्यादातर सिचुएटेड हैं इंसान, है ना। नीचे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर समंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज पाई जाती हैं आपकी, कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो कि साउथ में है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यही कंट्रीज हैं आपकी। मतलब जो मेजर कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट, आपका ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ एक आइलैंड नेशंस, सेशल है, मेडागास्कर है, इथियोपिया है, न्यूजीलैंड है। तो बहुत कम आबादी जो है 20% आबादी आपकी नीचे साउथ मतलब इक्वेटर के नीचे रहती है, मैक्सिमम 80% ऊपर रहते हैं। तो जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं उनकी ज्यादा सुनी जाती है। तो कहते हैं कि हमारे हिसाब से दिस इज विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि ऊपर विंटर है बट नीचे तो समर है ना उनका। तो आपने यही लिखना है। सो देयरफॉर इट इज विंटर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर सोल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ वालों के लिए समर सोल्स्टिस है और नॉर्थ वालों के लिए ये विंटर सोल्स्टिस है। फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि पूरे के पूरे नॉर्थ में विंटर सीजन चल रहा है। क्योंकि सूर्य जो है इक्वेटर से भी दूर है, आपके कैंसर से भी दूर है, तो ऊपर तिरछी पड़ेगी, स्लैंटिंग पड़ेगी सूर्य की किरणें, तो दिन रात में डिफरेंस आ जाएगा। बट साउथ में क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे वो कहेंगे कि ये तो हमारा समर सीजन आ गया, राइट। लास्ट लिखिए, लास्ट इक्विनॉक्स तक पहुंचना है ना, 21 मार्च तक। तो लास्ट लिखिए, एंड देन ऑन 21st March, and then on the 21st March, the sun rays are again falling on the, and then on 21st March the sun rays are again falling on the equator, causing spring equinox, एक वर्ड है, causing spring equinox। इसको ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं, बट मैंने सिर्फ इक्विनॉक्स दिखाया क्योंकि ऑटम अब आपका बढ़ चुका है आगे। ऑटम जो है अक्टूबर हीट की जगह चला गया है, अक्टूबर हीट अभी नवंबर हीट में चली गई है। हाँ सच में ये बढ़ गया, मैंने आपको बताया था कैरिंग कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी। फिर आपने एक और पॉइंट भी लिखा था जहाँ पे क्या कहते हैं उसको,
अर्थ ओवरशूट डे है ना, तो अर्थ ओवरशूट हो रही है, राइट। जो जैसे सीजन थे उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका इंसोलेशन के हिसाब से जो आपका सीजन टू सीजन क्लॉक था वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। सो पहले ऑटम आपका सितंबर में ही आता था, ऑब्वियसली किताबों के हिसाब से ऑटम वही है, और अक्टूबर में अक्टूबर हीट पड़ती थी क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून है। बट अब उल्टा हो चुका है, ऑटम जाके आपका पहुंच रहा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और अक्टूबर हीट स्टार्ट हो रही है आपके एंड में। नवंबर में भी कंपैरेटिवली उतनी ठंड नहीं होती है। 15 नवंबर तक आप नॉर्मल जैसे अभी शर्ट पैंट में हैं वैसे ही घूम सकते हैं, राइट। आपको ज्यादा स्वेटर की लोड नहीं पड़ती। 20 के बाद फिर आपको स्वेटर या जैकेट्स डालनी पड़ती है, तो आपका विंटर सीजन भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सो ये है पूरी की पूरी नॉर्थवर्ड साउथवर्ड जर्नी ऑफ द सन। सारा का सारा दोष सन के ऊपर मट दिया है ना, बट मेन कारण क्या है, अर्थ का शेप ही वैसा है ना, ऑर्बिटल प्लेन एंड अपने एक्सिस के प्लेन से ये उठी हुई है, इंक्लाइंड है। सो सारा का सारा कारण वही है। इतनी कहानी लिखे और डायग्राम ना बने मजा नहीं आएगा। सो डायग्राम लिखिए यहाँ पे, सूर्यदेव, सन है ना, तो सन के चारों तरफ मूवमेंट हो रही है, तो 4 टाइप के मूवमेंट कर रहा है, इक्विनॉक्स, ऑटम, ये सब। सो 4 गोले बनाने हैं, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर। सो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टिल्टेड है ना, इसको बीच में से लाइनें लगा रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं इसको, क्योंकि दिस इज टिल्टेड। ऊपर वाली लाइन पता है आपको कैंसर होती है, दूसरी वाली आपकी कैप्रिकॉर्न होती है, राइट। सो 21 जून प्लीज साथ साथ में बनाइए क्योंकि टाइम भी आपका हो रहा है, फिर आपको ब्रेक भी चाहिए। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर सोल्स्टिस। एक थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे मेरे को वो कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है। 0, 23.5 हाफ नॉर्थ, 23.5 और हाफ साउथ, तो सब जगह पे आपने यही मेंशन करना है अभी, राइट। सो एक मिनट, इसका एरो थोड़ा सा, सूर्य की किरणों का हमने इंसिडेंट कराना है ओवर दी कैंसर। सो दिस इज इंसिडेंट ऑन दी कैंसर। अगेन 21 मार्च नहीं बनाएंगे, साउथ में जाइए। विंटर सोल्स्टिस कब है? विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर। और कुछ लिखना रह गया इसमें, यही है। कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, वी हैव टू इंसिडेंट दिस ऑन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है। सो मैं सिंपल यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ ताकि याद रहे, लिख ही देते हैं। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के ऊपर इंसिडेंट हो रही है।
आपको चेंज नहीं करना है, मैं सिर्फ चेंज करना हूँ अपने उसके हिसाब से। आपने इसको ऐसे ही रखना है। मेरे को यहाँ पे इंसिडेंट करानी है ना इक्वेटर के ऊपर, तो लाइन में यहाँ से इक्वेटर के ऊपर इंसिडेंट कराऊंगा, राइट। सो दिस इज इंसिडेंट ऑन द 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर। और कुछ है, एक मिनट, स्पेस कम बच रहा है ना, 12 घंटे, यहाँ पे 12 घंटे, तो यहाँ पे लंबा चला जाएगा काम। ये हो जाएगा सोलर और ये हो जाएगा आपका डार्कर या फिर डार्क सिंपल। 12 घंटे में डिवाइड हो जाएगा दिन रात, ना लंबा सोलर डे ना लंबी डार्कर नाइट। ये पार्क ही लग रहा है, डार्कर नाइट डार्क। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब है? इट इज ऑन दी 21st मार्च। अगेन वही चीज है, 12 आवर्स 16 नॉट लाइट। ओके, ये सारी कहानी है, इसमें बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में। विंटर सोल्स्टिस और ऑटम के बीच में कौन सा सीजन होता है? विंटर सोल्स्टिस और ऑटम के बीच में कितने सीजन है इंडिया में? हाँ, और फसल कौन सी उगाई जाएगी? सीजन बता दो पहले। ऑटम है, स्प्रिंग है। ऑटम स्प्रिंग तो 2 हो गए, पतझड़ हो गया, बसंत हो गया, ऋतु में है ना। गर्मी होगी, सर्दी होगी, एक मानसून हो गया, बरसात। छठा कौन सा है? दैट इज स्प्रिंग ऑटम हो गया, गर्मी सर्दी हो गई, बरसात भी हो गई। छठा सीजन कौन सा है? कौन सा है? अजी कौन सा है? जोर से बोलो ना। ये वो तो मानसून का टाइप हो गया ना, कि 2 टाइप के मानसून है, एक तो कमिंग, एक गोइंग, है ना। मेरे हिसाब से तो छठा बताओ ना फिर। गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत और पतझड़। हाँ जी बताइए, कौन से कितने सीजन है? पीछे दिख नहीं रहा इनको। सो यहाँ पे देखिए, अभी आपको लिखना है आगे शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट। शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, बाद में बोलते हैं लंबा दिन लंबी रात कैसे हो सकती है, 24 घंटे की घड़ी है, क्यों परेशान कर रहे हो ना। सो सिंपल है कि भाई जब ज्यादा अंधेरा है, जब ज्यादा धूप है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, है ना। जब एक बराबर धूप एक बराबर रात हो रही है तो उसके हिसाब से। सो परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अब हाँ जी, प्री विंटर गूगल कुछ भी बोलता है, चैट जीपीटी को देखना, सबसे बेकार आंसर देती है, कुछ भी उठा के यहाँ वहां से कंबाइन किया देता है, पर बीच बीच में कर देता है जो नहीं करना चाहिए। प्री विंटर ही है।
और प्रीमियम वर्जन ज्यादा पड़ेगा। हो सकता है, आजकल प्री वेडिंग हो रहा है तो प्री विंटर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे नहीं पता, मैं तो 5 ही जानता हूँ। मैं तो 5 ही जानता हूँ। 6 आपने बोला, मैं बोला मैं कि हाँ 6 है। देखो प्री विंटर, फिर तो प्री मानसून भी आ सकता है, प्री समर भी आ सकता है, प्री स्प्रिंग भी आ सकता है, क्योंकि एक पोस्ट हो रहा है तो दूसरा प्री हो रहा है। आप सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल ऋतुओं के हिसाब से या फिर सिंपल आप समझिए कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है। एक्चुअल में 4 ही है ना। मानसून जो है उसको भी हम ड्राई और, फॉर एग्जांपल हम समर को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ड्राई एंड वेट समर, है ना। तो है तो 4 ही है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से प्री विंटर, पोस्ट विंटर। सो सिंपल आप बताइए 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक कौन सी फसल उगाई जाएगी, और कौन सी फसल होती है ये? अरे राबी, खरीफ कौन सी है? सितंबर महीने से लेके दिसंबर तक, दिस इज राबी क्रॉप। और क्रॉप्स तो पता ही आपको कौन कौन सी उगाई जाती है। और बताइए फसलें। अब यहाँ पे बताइए आप 21 जून और 23 सितंबर के बीच में कौन सी फसल उगाई जा रही होगी? अभी नाम लिया आपने सबने चिल्ला चिल्ला के। कौन सी फसल होती है ये? नाम बताओ ना। खारिफ या खरीफ? अब मार्च से लेके जून का महीना कोई मेजर फसलें नहीं उगाई जाती, बट इट इज द सीजन जहाँ पे जायद कहते हैं इसको ना, यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती है। सो दिस इज जायद, या फिर कई जगह पे ऐसे भी होती है इसकी स्पेलिंग जायज नहीं, जायद। सो ये फसलें उगाई जाती है। एक लास्ट रह गया, उसमें क्या होगा? अब आपके पास फसलें भी इतनी है, यही है और कुछ नहीं है। सही में ऑब्वियस ही है। अब आपको सोचो 22 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक क्या करेंगे? फ्री टाइम है, एक फ्री टाइम है, फ्री टाइम है। इस टाइम पे क्या होता है ज्यादातर? लोहड़ी मनाएंगे आप, फसल बीज दी आराम से, है ना, मूंगफली खाओ, आग सेको, वो काम चलता है। राबी टाइम जो है इसमें भी बिजी रहेंगे, है ना। राबी जैसे खत्म होती है, मतलब जैसे राबी फसल, मतलब जब जैसे ही आप गेहूं वगैरह बीज के फ्री होते हैं तो आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि उससे पहले आपने खरीफ फसल को काटा है। अब आपने खरीफ फसल को काटा है, उसको बेचा है मंडियों में, पैसा आया है, दिवाली मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। उसके बाद फिर ये जब आपने लगा दिया तो फ्री टाइम है, उसमें बीच में मकर संक्रांति या फिर जिसको आप लोहड़ी कहते हैं वो मनाई जाएगी। अगेन जायद आएगा तो इसमें जितने भी आपकी कनक वगैरह काट वाट के उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे आप दूसरा काम, दैट इज जायद में आलू ये सब चीजें उगाई जाती है। फिर अगेन खरीफ आएगा, बादल, है ना, बरसों रे मेघा, उसके बाद बारिश आती है, पानी आता है, एंड देन फिर से खरीफ, मतलब जिसमें ज्यादातर आपकी चावल उगाए जाएंगे। सो ऐसे साइकिल चलता है। और फेस्टिवल भी इसी के हिसाब से चलते हैं। कुछ फेस्टिवल फसल बीजने के बाद मनाए जाते हैं, कुछ काटने के बाद मनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो आप फ्री हो गए, दूसरा आपने जब हार्वेस्टिंग कर लिए तो पैसा आ गया है, फिर मेले भी बहुत होते हैं। दिस रीजन ये जो टाइम है ना आपका 21 से लेके 21 मार्च से लेके 21 जून के बीच में, यहाँ पे दुनिया भर के मेले होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, है ना। तो फेस्टिवल भी इसीलिए किए जाते हैं। फिर पशु मेले भी होते हैं बीच में। जब आप फ्री हो चुके हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेला करेंगे ना। उस मेले में क्या है, पैसा भी आ रखा है, फसल भी काटी है, तो पशुओं का व्यापार किया जाएगा। तो ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड है किसके साथ? ये जो है ना, इन्होंने सारा का सारा गेम बच रखा है। सो नेचुरल सन है ये, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल बना रहा है चाइना, जब बन जाएगा फिर वो भी सीजन टू सीजन चेंज करेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन में। पहला पॉइंट बहुत बड़ा था, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, एंगल ऑफ द सन रेज। एंगल ऑफ द सन रेज कि इंसुलेशन किस चीज से प्रभावित होती है, एंगल कौन सा बन रहा है, कौन सा कोण बनाया जा रहा है बाय द सन रेज। सो एंगल ऑफ द सन रेज। सिंपल 2 टाइप के एंगल बना सकती है, या तो ये वर्टिकल गिरे या फिर हॉरिजॉन्टल गिरता है।
स्लांटिंग, है ना? तो इसमें लिखिए आप पहले, स्लांटिंग मीन्स इंक्लाइंड, पहले लिखिए इसमें वर्टिकल सन रेज, वर्टिकल सन रेज, ब्लैक पेन। फर्स्ट है इसमें सब पार्ट दैट इज वर्टिकल सन रेज, सिंपल। दे वर्टिकल सन रेज लंबे एरिया तक पड़ेंगे या फिर थोड़े एरिया तक पड़ेंगे? शॉर्ट एरिया। दोपहर के टाइम आप धूप में खड़े हो तो बड़ी लंबी जाएगी आपकी परछाई, तो इसमें लिखिए वर्टिकल सन रेज फॉल ओवर लेसर एरिया, दे फॉल ओवर लेसर एरिया, therefore causes more heating, they fall over lesser area and causes more heat। कम एरिया में पड़ेंगी, ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगी और हीट कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल लेंस पकड़ते थे आप, पेपर जलाते थे, किया ये काम कभी स्कूल टाइम पे? लेंस पकड़ते थे या इंसिडेंट करते थे, उससे एक बिल्कुल सा छोटा सा बिंदु बनता है और आग लग जाती है ना? क्यों? क्योंकि आपने कंसंट्रेट कर दिया उसको लेसर एरिया के ऊपर और ज्यादा हीट डाल रहे हो, है ना? सो आगे इसमें लिखिए एंड दे ट्रेवल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, एंड दे ट्रेवल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, इसलिए परछाई भी कम पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्लाइंड सन रेज, इंक्लाइंड सन रेज। इंक्लाइंड में लिखिए दे फॉल ओवर लार्जर एरिया या लार्जर सरफेस एरिया, इसका उल्टा ही है, दे फॉल ओवर लार्जर सरफेस एरिया एंड कॉजेस लेस हीट, causes less heat, they travel longer distance, they travel longer distance and can cause scattering, reflection and absorption, and can cause scattering, reflection and absorption। सो लंबे दूरी ये तय कर सकती हैं, इसीलिए स्कैटर भी कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर सकती हैं और एब्जॉर्प्शन भी कर सकती हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, आई थिंक और कुछ है। थर्ड पॉइंट लिखिए लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे। सिंपल, बड़ा लंबा दिन है तो लंबी इंसुलेशन है तो ज्यादा हीटिंग। तो सिंपल लिखिए लेंथ ऑफ द डे, इसको लिखिए ग्रेटर द लेंथ ऑफ द डे मोर विल बी इंसुलेशन, greater the length of the day, more will be the heating, more will be the insulation and more heating of the earth. Greater length of the day, more insulation and more heating of the earth. That is summer season. That is summer season. उसी के उल्टा लिख लेना है आपने। Lesser the length of the day, less insulation. Lesser the length of the day, less insulation, and ground will lose more heat. Lesser the length of the day, lesser insulation, and therefore ground will lose more heat as comparison to heat received. Ground will lose more heat than heat received. Example, winters. Ground will lose more heat than heat received. Full stop. Example, winters.
तो जितने ज्यादा अब देखते हैं कि सर्दियों के समय एकदम से ग्राउंड हीट होता है और एकदम से ठंडा भी होता है, बट गर्मियों में लॉन्गर समय तक जो है वो आप देखेंगे कि हीट बनी रहती है। सो दिस इज आपका लेंथ ऑफ द डे का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एल्बिडो, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। और आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, इंटरनेशनल डेडलाइन, डे लाइट सेविंग टाइम, डिमांड फॉर 2 टाइम जोन्स इन इंडिया, फिर नेक्स्ट आ जाएगा टेम्परेचर। तो इंसोलेशन खत्म, फिर टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको पढ़िए, है ना, रिवीजन करते रहो।